नमस्कार। परख के पिछले एपिसोड में हमने कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव और उन बदलावों की वजह से उत्पन्न चिंताओं के ऊपर चर्चा की थी। हमने इन श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला था और यह देखा था कि अभी श्रम कानून में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो वस्तुतः अचानक से घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी व्यवस्थित सोच और प्रक्रिया काम कर रही है। परख के आज के एपिसोड में हम विभिन्न राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राज्य सरकारों ने किस तरीके से श्रम कानूनों को बदलने का प्रयास किया है। वस्तुतः कोरोना महामारी के दौर में जब हम राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उत्तर प्रदेश राज्य का उदाहरण सामने आता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉ ऑर्डिनेंस 2020 को पास करते हुए 3 श्रम कानून, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 और बॉन्डेड लेबर अबोलिशन सिस्टम एक्ट 1936 के साथ ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के सेक्शन 5 को छोड़कर बाकी सभी श्रम कानूनों को अगले 3 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में संशोधन अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यदि इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो राज्य में 38 में से 35 श्रम कानून स्थगित हो जाएंगे, यानी फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानून प्रभाव में नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में उपक्रमों में काम के घंटे को भी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया था, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के से नोटिस मिलने के बाद 15 मई को सरकार ने वापस ले लिया है। इसी तरह से जब हम मध्य प्रदेश राज्य में किए गए श्रम कानूनों में बदलाव पर ध्यान देते हैं तो यहाँ भी 24 अप्रैल 2020 को राज्य के राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 5 एवं 5 के अंतर्गत 3 महीने के लिए कार्य के घंटे एवं समय अंतराल में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत कार्य के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन तथा सप्ताह में 72 घंटे कर दिया है। साथ ही इसमें 6 घंटे के बाद आधे घंटे के ब्रेक की बात की गई है। यह फैक्ट्री अधिनियम के सेक्शन 54 और 55 से अलग है, जिसमें कार्य के घंटे को प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटा तक रखने तथा 5 घंटे के बाद आधे घंटे ब्रेक देने की बात की गई है। 5 मई 2020 के गजट नोटिफिकेशन जो सरकार ने यहाँ जारी किया है उस पर अगर हम गौर करें तो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 8(1) एवं सेक्शन 112 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2016 के भारत सरकार के व्यवसाय सुधार कार्य योजना पर अमल करते हुए गैर खतरनाक श्रेणी के 50 श्रमिकों तक नियोजित कारखानों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। यानी ऐसे कारखाने हर वर्ष 31 जनवरी तक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें रूटीन इंस्पेक्शन से छूट मिल जाएगी। और गंभीर शिकायत या प्राणांतक दुर्घटना, जिसमें कि ऐसी दुर्घटना जिसमें किसी श्रमिक की मृत्यु तक हो जाती है, तो वैसी स्थिति में भी श्रमायुक्त के अनुमति के पश्चात ही वहां निरीक्षण किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के प्रावधानों में भी बदलाव किया है। आईडी एक्ट के सेक्शन 36B में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किसी इस्टेब्लिशमेंट
या अंडरटेकिंग को छूट प्रदान करने की शक्ति दी गई है। इसका प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कुछ सेक्शन को छोड़कर, जिसमें कि मुख्य रूप से भाग 5A और 5B के सेक्शंस शामिल हैं, जैसे सेक्शन 25N, 25O, 25P, 25Q और 25R के प्रावधानों को छोड़कर शेष अन्य प्रावधानों से नए स्थापित होने वाले कारखानों को अगले 1000 दिन के लिए छूट प्रदान कर दिया है। यानी इस संशोधन के पश्चात आईडी एक्ट के अध्याय 5 में दिए गए हड़ताल और तालाबंदी के प्रावधान से उपक्रमों को छूट मिल जाएगा, जिसमें उपक्रमों को तालाबंदी से 6 सप्ताह पहले नोटिस देने का प्रावधान है। इसी तरह से आईडी एक्ट के भाग 6 के सेक्शन 26 में गैरकानूनी हड़ताल या तालाबंदी के लिए दंड का प्रावधान है। सेक्शन 27 में गैरकानूनी हड़ताल या तालाबंदी के लिए उकसाने पर दंड का प्रावधान है, तथा सेक्शन 28 के अंतर्गत गैरकानूनी हड़ताल या तालाबंदी को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो इन प्रावधानों से भी यहाँ पर छूट मिल जाएगी कंपनियों को, और कोई इस पर प्रभाव में ये नहीं रहेंगे। इसी तरह से इसी एक्ट में अध्याय 7 को अगर देखें तो अध्याय 7 के सेक्शन 32 के अंतर्गत ऑफेंसेस के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया गया है, उत्तरदायित्व उसकी सुनिश्चित की गई है। और इसमें व्यवस्था की गई है कि कंपनी के प्रत्येक डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी एवं अधिकारी को ये बताना होगा कि जो ऑफेंसेस हुए वो उसकी जानकारी के बिना हुआ, तभी उसे बेकसूर समझा जाएगा। तो यहाँ इन प्रावधानों से भी ये प्रावधान भी यहाँ पर प्रभाव में नहीं रहेंगे, इससे भी कंपनी को छूट मिल गई है। इसी अधिसूचना के अंतर्गत सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1960 से भी 11 उद्योगों को बाहर कर दिया है। आगे 11 मई 2020 की अधिसूचना को अगर हम देखें तो इसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अगले 1000 दिन की कार्य योजना के बारे में चर्चा की है, और इस कार्य योजना पर अमल करते हुए फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 6, 7, 8 एवं सुरक्षा से संबंधित सेक्शन, जो कि सेक्शन 21 से 41H तक जिसका विवरण है, तथा सेक्शन 59, 65, 67, 79, 88 और 112 को छोड़कर शेष प्रावधानों से उपक्रमों को 3 महीने की छूट प्रदान कर दिया गया है। इसी तरह से जो दुकान है और इस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन करते हुए दुकान और इस्टेब्लिशमेंट को सुबह 6 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा जो संशोधन किए गए हैं, जो कि पहले ही यहाँ संशोधन किए जा चुके थे, उसके अनुसार 100 श्रमिकों तक के उपक्रमों को जरूरत के अनुसार श्रमिकों को रखने की छूट है। 50 श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्टर को श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की जरूरत अब नहीं है, तथा जिस उद्योग में 50 से कम श्रमिक हैं वहाँ कोई इंस्पेक्शन की भी जरूरत नहीं रह जाती है। इसी तरह से जब हम गुजरात के ऊपर भी ध्यान देते हैं, गुजरात राज्य के ऊपर, तो गुजरात सरकार ने भी 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी करते हुए फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 5 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें संशोधन किया है, और 20 अप्रैल 2020 से 19 जुलाई 2020 यानी 3 महीने के लिए विभिन्न उपक्रमों में वीकली आवर्स, डेली आवर्स और विश्राम के लिए अंतराल के संदर्भ में छूट प्रदान किया है। इसके अंतर्गत सभी वयस्क श्रमिकों के कार्य के घंटे को बढ़ाकर 8 से 12 घंटे प्रतिदिन तथा सप्ताह में 72 घंटे कर दिया गया है। साथ ही 5 घंटे के बाद आधे घंटे के ब्रेक की जगह 6 घंटे के बाद आधे घंटे के ब्रेक का प्रावधान कर दिया है। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे
तक महिलाओं के काम करने पर रोक भी लगाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ काम के बढ़े अतिरिक्त घंटे के लिए ओवरटाइम रेट से मजदूरी के बजाय सामान्य रेट से वृद्धि का निर्देश दिया है। यानी कि यदि किसी श्रमिक को एक दिन के लिए 8 घंटे के लिए 80 रुपये वेतन मिलता है, तो 12 घंटे के लिए सिर्फ समान अनुपात में उसी में वृद्धि करके उसे 120 रुपये ही दिए जाएंगे। जबकि मिनिमम वेजेज एक्ट के साथ साथ फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 59 को अगर हम देखें तो इसके अनुसार डबल रेट से ओवरटाइम देने का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी यहाँ 8 घंटे के लिए 80 रुपये अगर वेज है तो 12 घंटे के लिए 160 रुपये वेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सरकार ने इस चीज़ को समान अनुपात में बढ़ाने की बात की है और 120 रुपये तक ही देने की बात इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा गुजरात की सरकार ने सभी नए औद्योगिक उपक्रमों को 3 श्रम कानूनों, जिसमें मिनिमम वेजेज एक्ट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट शामिल हैं, को छोड़कर बाकी श्रम कानूनों से 12 दिनों के लिए छूट प्रदान करने संबंधी अध्यादेश लाने की भी घोषणा की है, जो कि ठीक उसी तरीके के अध्यादेश की बात है जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। अंतर केवल इतना है कि उत्तर प्रदेश में 1000 दिन की छूट देने की बात है और यहाँ 1200 दिन छूट देने की बात है, तथा यहाँ साथ ही यहाँ पर नए उपक्रमों को छूट देने की बात की गई है। इसी तरह से अन्य दूसरे राज्य सरकारों को भी देखें, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में भी फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करके 3 महीने के लिए काम के घंटे को 12 घंटे तथा सप्ताह में 72 घंटे कर दिया गया है। वस्तुतः जब हम फैक्ट्री एक्ट में जिस प्रावधान के अंतर्गत ये सारे संशोधन किए जा रहे हैं, जब हम इस प्रावधान को देखने की कोशिश करते हैं तो सेक्शन 5 के अंतर्गत जहाँ की राज्य सरकारों को इसमें एग्जेम्पशन की बात की गई है, तो यहाँ ये साफ तौर पर बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पब्लिक इमरजेंसी मीन्स ए ग्रेव इमरजेंसी वेयर एवर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance। यानी कि यहाँ पर जो एग्जेम्पशन देने की बात है फैक्ट्री एक्ट से, वो वैसे समय में है जब किसी युद्ध की जैसी स्थिति की वजह से या किसी आंतरिक संकट के समय इसमें छूट देने की बात की गई है फैक्ट्री एक्ट में। लेकिन हमारे देश में अभी ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं है और ना ही केंद्र सरकार ने ऐसा कोई घोषणा किया है। फिर भी राज्य सरकारों ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए इस तरह के बदलाव फैक्ट्री एक्ट में किए हैं। वैसे जब हम काम के घंटे में होने वाले इन बदलावों को देखते हैं तो यह हमें सीधे 100 साल पीछे धकेल देता है। 100 साल पहले 1919 में अपनी स्थापना के समय ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपने प्रथम कन्वेंशन में काम के घंटे को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कि काम के घंटे को 8 घंटे निर्धारित किया गया था। तथा भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और इसका सिग्नेटरी रहा था। इसके पहले हम देखते हैं कि क्योंकि पूरे विश्व में काम के घंटे को सीमित करने के लिए पूरे विश्व में आंदोलन चल रहे थे, जिसका कि प्रभाव ILO में भी दिखाई दिया और ILO ने इस प्रस्ताव को पारित किया। तो भारत में भी इसी तरह से कोई काम का घंटा निश्चित नहीं था। 1881 में जब प्रथम कारखाना कानून पास होता है तो इसमें बच्चों के काम करने घंटे को 9 घंटे तक सीमित किया गया था और 1891 के फैक्ट्री एक्ट जब पारित होता है तो इसमें बच्चों के काम करने के घंटे को 7 घंटे और महिलाओं के काम करने घंटे को 11 घंटे तक सीमित किया गया था। 1911 में आके हम देखते हैं जो थर्ड फैक्ट्रीज एक्ट पास होता है तो इसमें आके पुरुषों के लिए पहली बार काम के घंटे को निश्चित किया गया था, 12 घंटे काम के घंटे को निर्धारित किया गया था। और 1922 में
में जब 4th फैक्ट्रीज एक्ट पास होता है, तब यहाँ पुरुषों के लिए काम करने घंटे को 10 घंटे तक सीमित किया गया। इस तरह से चूँकि उस समय ILO की स्थापना हो गई थी और देश के अंदर भी ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेड यूनियन की स्थापना हो गई थी, कई छोटे छोटे ट्रेड यूनियंस भी आ चुके थे और इन सब का एक दबाव था, जिसकी वजह से यहाँ 10 घंटे इसको किया गया, काम के घंटे को निर्धारित किया गया। लेकिन तो कुल मिलाकर जो स्थिति दिखाई देती है कि कार्य का ये जो घंटा है, जो 8 घंटे हम देखते हैं, ये एक लंबे संघर्ष का परिणाम है और ये दिखाता है कि जिस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कि औपनिवेशिक भारत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया और काफ़ी इसके लिए यहाँ तक पहुँचे, उस अधिकार को अभी स्वतंत्र भारत में फिर से 12 घंटे किया जा रहा है। तो निहायत ही ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि यदि श्रमिकों से 12 घंटे काम प्रतिदिन करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से वह उसके स्वास्थ्य के ऊपर उसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो सकती है। तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि हम 100 साल पीछे कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा जब मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि श्रम कानूनों में होने वाला ये बदलाव आज कोई अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे काफ़ी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, तो इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य में ही, जैसे कि 2014 में हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करके भर्ती एवं छंटनी के प्रावधान को भी आसान बना दिया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अध्याय 5B में छंटनी से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान उन सभी उपक्रमों पर लागू होते हैं जहां 100 से ज़्यादा श्रमिक हों। यहाँ 2014 में राजस्थान सरकार ने अध्यादेश जारी करके इसमें संशोधन करके राजस्थान सरकार ने इस मानदंड को बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया है। यानी जहां 300 से कम श्रमिक होंगे वहां ले ऑफ और डिटैचमेंट से संबंधित प्रावधान लागू ही नहीं होंगे। इसी तरह ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 4 में संशोधन करके यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी 15% श्रमिकों की सदस्यता का जो मानक था उसको भी बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। यानी पहले ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए 15% श्रमिकों की सदस्यता जरूरी थी और अब उन्हें 30% श्रमिकों की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, जो कि एक दुरूह कार्य है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करके फैक्ट्री की परिभाषा जो है फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2M में जो बताया गया है कि विथ पावर 10 वर्कर्स और विदाउट पावर 20 वर्कर्स जिस यूनिट्स में काम कर रहे हैं उसे फैक्ट्री के एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इस परिभाषा में भी संशोधन करके यहाँ पर 10 के जगह पर 20 और 20 के जगह पर 40 कर दिया गया, यानी विथ पावर 20 और विदाउट पावर 40 वर्कर्स। तो इस संशोधन के बाद ऐसे कई सारे उपक्रम, ऐसे कई सारे स्मॉल यूनिट्स जहाँ पर कि 20 श्रमिक तक काम करते हैं, वे फैक्ट्री एक्ट की परिधि से बाहर हो जाएंगे और इसीलिए वहाँ काम करने वाले श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षा मिल सकती थी फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन की वजह से, वो अब उससे वंचित रह जाएंगे। साथ ही यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट के लागू होने की वजह से जहाँ नियोक्ता के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता था, वो भी अब उस रिस्ट्रिक्शन से मुक्त हो जाएंगे। इस फैक्ट्री एक्ट में जो ये संशोधन किया गया है, इसमें राजस्थान एकमात्र अकेला राज्य नहीं है, बल्कि राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य ने भी इस तरह का संशोधन किया है और विथ पावर 20 और विदाउट पावर 40 के क्राइटेरिया को लागू कर दिया है। इस तरह से कई सारे बदलाव दूसरे कुछ राज्यों में भी जो दिखते हैं, वो कई सारे राज्यों में जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी दिखाई देता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन से संबंधित बदलाव, सेल्फ सर्टिफिकेशन को अगर हम देखें तो इसमें जो राज्य हैं, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार
और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों ने अपने यहाँ सेल्फ सर्टिफिकेशन के प्रावधान को लागू कर दिया है। यानी कि यदि कोई कंपनी या इंडस्ट्री सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करती है तो साल में एक बार उसे अपना रिपोर्ट अपलोड करना होगा वेबसाइट पर, और इसके बाद वो जो जो निरीक्षण होते हैं उससे वो बच जाएगा और वहाँ पर कोई इस तरह का निरीक्षण नहीं होगा, बल्कि वहाँ शेड्यूल्ड इंस्पेक्शंस होंगे और कई सारे और भी उसके अंदर बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर जो श्रम कानूनों में जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है जैसे श्रम कानूनों में होने वाले इन बदलावों से नियोक्ता को श्रमिकों को रखने और निकालने की एक खुली छूट मिलती जा रही है। दूसरी तरफ लेबर इंस्पेक्शन को पूरी तरह से सीमित किया जा रहा है। तीसरा, मार्केट में श्रमिकों का हस्तक्षेप काफ़ी सीमित होता जा रहा है। तथा चौथा, हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन की शक्ति भी काफ़ी छीन होती जा रही है या उसे और कमज़ोर किया जा रहा है। इस तरह से श्रम कानूनों में किए जाने वाले इन बदलावों को उदारीकरण के पैरोकारों के नज़रिए से तो काफ़ी प्रगतिशील कदम बताया जा रहा है और इसे श्रम सुधार या लेबर रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि श्रमिकों के जीवन और जीविका पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। परख के अगले एपिसोड में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि श्रम कानूनों में होने वाले इन बदलावों से किस प्रकार फॉर्मल सेक्टर के अंदर ही बड़ी संख्या में इनफॉर्मल सेक्टर खड़ा हो रहा है। साथ ही श्रमिकों के जीवन और जीविका को समझते हुए भारत में लाचार हो चुके ट्रेड यूनियनों की स्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।